आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन से पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए हमें। देखिए, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। जो डीएनए से आरएनए का बनने का जो प्रोसेस है उससे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड के आगे हम 5 प्राइम लिखते हैं, एक में आगे 3 प्राइम लिखेंगे और इसके अपोजिट हम 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड लिखेंगे। हमेशा ये ऐसा ही चलेगा। 3 के सामने 5 होगा और 5 के सामने 3 होगा। जब भी हम सिंथेसिस की बात करेंगे तो सिंथेसिस के लिए हमेशा इनिशिएशन के लिए OH ग्रुप की आवश्यकता होती है और OH ग्रुप 3 प्राइम एंड पर होता है। इसलिए सिंथेसिस के लिए जो स्ट्रैंड सिंथेसिस करवाएगा उसका हमेशा 3 प्राइम एंड आगे होगा, यहां से स्टार्टिंग होगी। और जो स्ट्रैंड न्यू सिंथेसाइज होगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। तो सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और जिस स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसका दूसरा नाम है एंटीसेंस। और इस एंटीसेंस डीएनए के जस्ट सामने वाला जो स्ट्रैंड है इसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। जो आरएनए बनता है वो डायरेक्ट कॉपी होता है इस सेंस स्ट्रैंड की। आरएनए इस सेंस स्ट्रैंड की डायरेक्ट कॉपी होता है और टेम्पलेट या एंटीसेंस की इनडायरेक्ट कॉपी होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर मान लो यहाँ ए है तो यहाँ यू होगा, यहाँ टी होगा, आरएनए में यहाँ पर यू हो जाएगा। यहाँ जी है तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ जी है तो फिर सी हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जिस स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, और उस टेम्पलेट के सामने वाला जो स्ट्रैंड है वो हमेशा होता है सेंस स्ट्रैंड। अब मैं यदि जीन की बात करूं, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वो होती है +1 साइट। +1 साइट से आगे के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसे बोलेंगे अपस्ट्रीम। और यहां नंबरिंग हमेशा होगी माइनस में, जैसे -10 सीक्वेंस, -35 सीक्वेंस, -60 सीक्वेंस, तो ये माइनस में लिखे जाएंगे। +1 से आगे के जो स्ट्रैंड होंगे इसे हमेशा बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ये टर्मिनोलॉजी है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दौरान यूज की जाएगी। तो +1 साइट यानी कि जहां से हमने कहा है कि यहां से जीन स्टार्ट हुआ है, तो +1 साइट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे आगे वाला जो भाग है 3 प्राइम एंड की तरफ वो हमेशा होगा अपस्ट्रीम, और इससे +1 से आगे यानी कि 5 प्राइम एंड की तरफ बात करेंगे तो वो होगा हमेशा डाउनस्ट्रीम। सिंथेसिस हमेशा 5 से 3 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के अंदर होगा, और सिंथेसिस के लिए हमेशा 3 प्राइम OH की आवश्यकता होगी। इसीलिए सिंथेसिस 3 प्राइम से स्टार्ट होता है। नया स्ट्रैंड बनेगा वहां पर 5 प्राइम लगा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। देखिए, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, 5 से 3 इसमें ऐसे लगे होते हैं। अगर मैंने लिखा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो टेम्पलेट के स्ट्रैंड का मतलब होगा एंटीसेंस, और इसके सामने वाला हो जाएगा सेंस डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा। आरएनए हमने कहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सिंथेसाइज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम चलेगा, क्योंकि जब भी एडिशन करना होता है तो वहां पर हमें OH की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज की।
अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो यहाँ पर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सिंथेसिस करता है सभी तरह के आरएनए का, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब के सब सिंथेसाइज होते हैं आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि इन तीनों तरह के आरएनए का सिंथेसिस करता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें होता है अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा, ये सब यूनिट्स होती है इसकी, जो कि कैटालिटिक फंक्शन शो करती है। देखिए अल्फा की 2 यूनिट है, बीटा एंड बीटा प्राइम, और ओमेगा यूनिट जिसकी फंक्शन के बारे में पता नहीं है कुछ, और एक फैक्टर जुड़ा होता है जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। यदि बात करें अल्फा की, तो अल्फा का जो फंक्शन होता है वो होता है कोर प्रोटीन की असेंबली करवाना और प्रोमोटर रिकॉग्निशन। अल्फा के 2 फंक्शन है, कोर प्रोटीन की असेंबली करवाना, ये जो कोर प्रोटीन है यानी अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा, ये कोर प्रोटीन है इसके, तो इसकी असेंबली के लिए अल्फा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है और ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। यदि बात करें बीटा सब यूनिट की, तो ये मेन कैटालिटिक सब यूनिट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर 2 सब डोमेन है, एक डोमेन जो कि इनिशिएशन को करवाएगी और दूसरी वाली इलोंगेशन को करवाएगी, क्योंकि यदि रिफाम्पिसिन से इसको ट्रीट किया जाता है तो इनिशिएशन इनहिबिट हो जाता है, और यदि स्ट्रेप्टोलाइजिडिन से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो ये इलोंगेशन को इनहिबिट करते हैं। तो इन पर क्वेश्चन बनता है स्ट्रेप्टोलाइजिडिन एंड रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन जो है वो इनिशिएशन को इनहिबिट करती है, जबकि स्ट्रेप्टोलाइजिडिन जो है एंटीबायोटिक, ये इलोंगेशन को इनहिबिट करती है। फिर बात करते हैं बीटा प्राइम की, तो बीटा प्राइम जो है इसका फंक्शन होता है डीएनए टेम्पलेट से बाइंड करना। इसके अंदर डीएनए टेम्पलेट बाइंडिंग डोमेन होती है जो कि डीएनए का जो टेम्पलेट है उससे बाइंडिंग करती है, और इसमें Zn+2 पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। इसका जो इनहिबिशन है वो करता है पॉलीएनाइंस हेपेरिन, हेपेरिन इसका इनहिबिशन करती है। तो अल्फा, बीटा एंड बीटा प्राइम एंड ओमेगा, ये यूनिट है जो इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इनमें एक पाया जाता है सिग्मा फैक्टर। अगर मैं बात करूं ई कोलाई की, तो यहां लिखेंगे सिग्मा 70। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा से बाइंड करता है और होलो एंजाइम बनाता है। सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रमोटर रिकॉग्निशन का काम करवाता है, प्रमोटर से बाइंडिंग करवाता है और इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलोंगेशन के लिए सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और करीब 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, तो इस सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स से, सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर दिया जाता है। यहां समराइज फॉर्म में आपको बताते हैं कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए से बाइंड करते हैं जहां पर की प्रमोटर है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है, बाइंडेड कंडीशन में है। अब होती है प्रमोटर की अनबाइंडिंग, यानी कि प्रमोटर वाला जो हिस्सा है डीएनए का उसको ओपन किया जाता है, मेल्टिंग होती है उसकी, और मेल्टिंग होने से ये बनता है ओपन कॉम्प्लेक्स एंड टाइट बाइंडिंग। यहां क्लोज कॉम्प्लेक्स होता है, इस समय तक यहां पर ये लूज बाइंडिंग होती है और यहां इसकी ये आरएनए पॉलीमरेज इसे टाइटली बाइंड कर जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड लगाना स्टार्ट करता है टेम्पलेट डीएनए के सामने और न्यूली सिंथेसाइज जो आरएनए है उसका निर्माण होना शुरू होता है। जैसे ही 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड का नया आरएनए बन जाता है, इस सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर दिया जाता है। सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और फिर होता है इलोंगेशन। इनिशिएशन कंप्लीट होने के बाद इलोंगेशन होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, और ये कंटिन्यू चलता है जब तक कि टर्मिनेशन न हो जाए। टर्मिनेशन के समय पर
कुछ हेयर पिन लूप बनती है, और जहां पर हेयर पिन लूप बनती है वहां पर ये चेन का टर्मिनेशन होता है और न्यूली सिंथेसाइज आरएनए को अलग कर दिया जाता है और आरएनए पॉलीमरेज फिर से अलग होता है और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। मैं आपसे थोड़ा प्रमोटर के बारे में बात कर लेता हूं कि प्रमोटर क्या होता है। देखिए, जहां हम +1 साइट बोलते हैं कि यहां से ये जीन की स्टार्टिंग हो रही है, जीन के जो कोडिंग सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके आसपास के कुछ सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उसे ही हम कहते हैं प्रमोटर। अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। -10 पर होते हैं TATAT, इसको हम यूकैरियोट में टाटा बॉक्स बोलेंगे, और यहां पर ये सीक्वेंस होंगे TATAT, और -35 पर होंगे TTGACA, ये -35 पर होंगे। ये प्रमोटर सीक्वेंस है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रिसीवर पर बाइंड करता है, इसको कहते हैं प्रमोटर रिकॉग्निशन। प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, और फिर +1 साइड से मेल्टिंग होती है, यानी कि डीएनए को अनवाइंड करते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में -10 और -35 अपस्ट्रीम का मतलब +1 साइड से आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं स्टार्ट साइड से, और -10 पर होता है TATAT सीक्वेंसेज, और -35 पर होते हैं TTGACA सीक्वेंसेज। ये कॉन्सेंसस सीक्वेंसेज कहलाते हैं, हाईली कंजर्व्ड होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ और सीक्वेंस भी होते हैं जिन्हें अपस्ट्रीम एलिमेंट, यूपी अपस्ट्रीम एलिमेंट बोलते हैं, जो भी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये कोर प्रोटीन प्रमोटर है, -10 और -35, -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस। उससे आगे के जो सीक्वेंस है उससे हम कहते हैं यूपी, यानी अपस्ट्रीम एलिमेंट। ये भी डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग और ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज की अल्फा सबयूनिट है उसकी CTD डोमेन, कार्बोक्सी टर्मिनेशन डोमेन जो है वो इससे बाइंड करती है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन एक बार देखें तो सबसे पहले ये है डीएनए और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये जो ब्लू कलर का है ये सिग्मा फैक्टर है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग की वजह से होलो एंजाइम बनता है और ये डीएनए से बाइंड करते हैं। डीएनए से बाइंड करने के बाद में ये प्रमोटर को पहले सर्च करते हैं, जहां पर इनको प्रमोटर मिल जाता है, प्रमोटर रिकॉग्निशन होता है और फिर प्रमोटर की होती है अनबाइंडिंग और इसको ओपन किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, जो स्पेस है, यहाँ पर इसको मेल्ट करते हैं और ओपन किया जाता है इस डीएनए पार्ट को, और फिर नए डीएनए नए आरएनए का यहाँ सिंथेसिस होता है कंटिन्यूसली। जैसे ही मैंने कहा 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड लगा दिए जाते हैं, इस प्रमोटर को रिलीज कर दिया जाता है। प्रमोटर क्लियरेंस बोलते हैं इसे, प्रमोटर क्लियरेंस। और फिर ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होता है, इलोंगेशन होता है, और इलोंगेशन के बाद में टर्मिनेशन की घटना होती है। ये इलोंगेशन प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता है और नए आरएनए का सिंथेसिस होता रहता है, और जहां पर टर्मिनेशन होता है वहां पर ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है। जो नया सिंथेसाइज हो रहा है आरएनए, इसमें हेयर पिन स्ट्रक्चर बनती है। इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ हेयर पिन स्ट्रक्चर बनती है। जैसे ही हेयर पिन स्ट्रक्चर बनती है, ये आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ स्टॉल कर देती है, यानी रोक देती है, और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो टर्मिनेशन है वो दो तरह का हो सकता है, एक में हम कहते हैं रो डिपेंडेंट और एक में होता है रो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन दर्शाया गया है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के अंदर रो फैक्टर जो है, रो फैक्टर है, ये बाइंड करता है न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए से। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है, इससे रो फैक्टर बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज तक पहुंचता है, और यहां पर अब बनता है वापस हेयरपिन स्ट्रक्चर,
और ये आरएनए पॉलीमरेज को रिलीज कर देता है और खुद भी रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस में एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन होता है। इसका मतलब ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन किया जाता है। डिफरेंट तरह के एमआरएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, जैसे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्नो यानी स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, स्मॉल कजाल आरएनए, एसआईआरएनए यानी कि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे जिनका सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये दर्शाया गया है कि ये आरएनए पॉलीमरेज है और आरएनए पॉलीमरेज की जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है अल्फा की, अल्फा जो इसका कोर प्रोटीन है, इसकी डोमेन सीटीडी डोमेन, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, ये अपस्ट्रीम एलिमेंट से बाइंड करती है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है कुछ केसेस के अंदर, स्पेसिफिक केसेस के अंदर। तो इसका ये रोल होता है कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन का अपस्ट्रीम बाइंडिंग से। हम पढ़ते हैं इसके अंदर आगे कि कुछ एनहेंसर होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को एनहेंस कर देते हैं, कुछ साइलेंसर होते हैं जो साइलेंट कर देते हैं, इनिबिटर होते हैं, रिप्रेसर होते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर ये सिर्फ सीटीडी डोमेन इसको इनिशिएट करने के लिए